आइए शुरू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते बच्चों। हम लोग कल ना केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे और तीनों लॉज कवर कर लिए थे। तीसरे वाले में मुझे थोड़ा सा आपको और सवाल कराने, तो क्लास के स्टार्टिंग में यानी अभी हम लोग तीसरे लॉ पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। तो जब तक आप लोग सेटल हो रहे हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं केप्लर के लॉज का। तो मैंने कल की क्लास में जो कितने लॉज बताए थे आपको केप्लर के, कितने लॉज हैं केप्लर के? तीन है। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? पहला वाला बहुत बढ़िया, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ ऑफ एरिया और तीसरा वाला हो गया लॉ ऑफ पीरियड। तो अगर आप में से कोई बताना चाहे लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट का? किसी को याद हो अगर लॉ ऑफ ऑर्बिट का स्टेटमेंट? सबसे आसान बच्चों इन तीनों में से यही है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक स्टेटमेंट है। किसी को नहीं याद है? एब्सोल्युटली। बस इसमें बच्चों ये बताता है कि जो प्लैनेट्स का मोशन है ना, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है और सन एक फोकस की तरह एक्ट करता है, एलिप्स की एक फोकस की तरह एक्ट करता है। ठीक है। फिर इसी में मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो एपोजी पेरिजी आर मैक्सिमम 1 a टाइम्स 1 प्लस ई, आर मिनिमम a टाइम्स 1 माइनस ई। अगर आप ये भूल जाते हो तो भी चलेगा बच्चों, बस ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी और इस पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगी। जब प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। जब प्लैनेट घूम रहा होता है सन के चारों तरफ तो इनमें से टोटल। अच्छा, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होगा या मतलब क्या रहेगा? ये तो कांस्टेंट रहती है, सही है। इन दोनों में कोई कांस्टेंट काइनेटिक पोटेंशियल है? दोनों चेंज होते रहेंगे? दोनों चेंज होंगे। कारण बच्चों कोई समझाना चाहेगी किस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों चेंज होंगे, मतलब क्या वजह आपको लगती है कि दोनों चेंज होंगे? वेरी गुड। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ, डिस्टेंस चेंज हो रही है सन और प्लैनेट के बीच में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे, केवल टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना, आपस में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होती है, इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगी। बच्चों कल मैंने आपको पिछली क्लास में शायद एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता था, वो याद नहीं रख पाया, मैं भूल गया था आपको बताना। बच्चों देखिए, जो मैक्स स्पीड होती है, यानी जब पेरिजी पे होता है प्लैनेट, मतलब सन के बिल्कुल पास में होता है, तो उसको उसका जो वी मैक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाई आर इंटू 1 प्लस ई। और जब दूर होता है, ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला हो जाता है मिनिमम का, ये अंडर रूट जी एम बाई आर, आर की जगह ए रखेंगे हम लोग, जी एम बाई ए, और यहां पे बन जाएगा जी एम बाई ए इंटू 1 माइनस ई। ठीक है। तो मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये होता है। तो कभी बार अगर आपसे मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो पूछ दे, तो मैक्सिमम टू मिनिमम का जो रेशियो होता है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप रेशियो ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा और लिख लीजिए। अच्छा, लॉ ऑफ एरिया क्या होता है बच्चों? अगर आप में से कोई बताना चाहे, समझाना चाहे कि सर लॉ ऑफ एरिया ये होता है। कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, और उसको डीए बाई डी टी मतलब कांस्टेंट रहता है। उसको कुछ बोलते हैं क्या उस डीए बाई डी टी टर्म को? एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड। बहुत बढ़िया। और एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड की वैल्यू कितनी आती है? L बाई 2m। ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है बच्चों कि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है, और इसकी वैल्यू आएगी L बाई 2m। ये जो है डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। बच्चों यहाँ पे L का मतलब क्या होता है? व्हाट इज L? एंगुलर मोमेंटम। तो ये जब प्लैनेट सन की चारों तरफ घूमता है तो ये एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन या दोनों? दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो L बाई 2m ये पूरी चीज कांस्टेंट। अच्छा, इसका कारण क्या है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का? क्या? टॉर्क जीरो होता है।
हाँ, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स लगता है ग्रेविटी और सीधे सीधे सन से पास होता है, तो उस पॉइंट के बाद ग्रेविटी का टॉर्क जीरो, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है बच्चों? आर क्यूब के अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सेमी मेजर एक्सिस के, है ना, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है जो केपलर ने लॉ दिया था, क्योंकि केपलर ने सर्कुलर नहीं बोला था। फिर बाद में हम लोग यही जब डिराइव करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस के आ जाता है, पर अगर केपलर के स्टेटमेंट की बात की जाए तो बोलेगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हम लोगों ने कल डिराइव किया था कि टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, आप सवाल देखेंगे बच्चों तो 95%, 95% से ऊपर आपको इस पे मिलेंगे। हार्डली कभी एक दो सवाल की सेमी मेजर एक्सिस एक प्लैनेट का इतना है, दूसरे प्लैनेट का सेमी मेजर एक्सिस इतना है, बताओ टाइम पीरियड का रिलेशन। ज्यादातर सवाल आपको रेडियस वाले पे मिलेंगे, तो एप्लीकेशन इसका सबसे ज्यादा होगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये बच्चों केपलर के लॉस थे। कुछ सवाल हम लोग किए थे, इन दोनों पे काफी सवाल हो गए थे। एक पीरियड्स पे बच्चों मैंने कुछ ही सवाल लिए थे, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसी पे पीरियड वाले सवाल से ही। आइए, क्या 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 लिखना चाहते हैं आप? मैं कर दूंगा, ये सवाल कर लीजिए फिर करता हूँ स्लाइड पे। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं आप। भी हो जाएगा। ऑप्शन डी, सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन R2 upon R1, यस सर। चलिए, planet moving along elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1, farthest away at a distance r2, v1 v2 are the velocities। बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें? सर v1 r1 बराबर v2 r2, v1 r1 बराबर v2 r2। और ये कहां से आता है v1 r1 बराबर v2 r2? ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एब्सोल्युटली, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है। तो v1 is to v2 का रेशियो पूछेंगे, v1 is to v2, तो बच्चों ये आ जाएगा r2 by r1। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके बच्चों, v max into r max, सॉरी v मिनिमम इंटू आर मैक्स, है ना, जहां पे r मैक्सिमम होगा वहां v मिनिमम होगा, तो v मिनिमम इंटू आर मैक्स बराबर v मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। ठीक है, तो v1 r1 बराबर v2 r2, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अभी इस पे और पीरियड्स पे और सवाल करेंगे। हाँ, सर फिजिक्स में दिखा रहा है केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस में। केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या दिखा रहा है सिलेबस में? नोटिफिकेशन में चीज आया है। क्या, मुझे आप बताइए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या तकलीफ है। सर उसने शायद केमिस्ट्री का देख लिया होगा, केमिस्ट्री में केमिकल। तुम लोग ना बच्चों यार, तुम लोग जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, पेपर पास आते जा रहा है, तुम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता जा रहा है। नहीं सर, फिजिक्स में लिखा है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिक्स में लिखा है केमिकल काइनेटिक्स? फिजिक्स में भी लिखा है, केमिस्ट्री में भी केमिकल काइनेटिक्स। हमारे में नहीं है बच्चे केमिकल काइनेटिक्स, आप भूल जाइए उसको। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला v मैक्स जो है gm बाई ए 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई कर लीजिए, और ये 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक और टर्म आएगा। ठीक है, और जब रेशियो लेंगे तो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई आएगा, रूट नहीं होगा, 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई आएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखिए आने के चांसेस बहुत कम है, मैंने नहीं देखा कि सेंट्रिसिटी या कुछ भी पूछ लेगा, पर ठीक है, अगर याद रह जाता है तो अच्छा है। v मैक्सिमम की वैल्यू, v मिनिमम की वैल्यू, और v मैक्स टू v मिनिमम की वैल्यू। और बच्चों सवाल करते हैं, देखिए आइए। ये देखिए थोड़ा सा,
बहुत बार पूछा गया है सवाल। अब इससे मत घबरा जाइए कि जियो स्टेशनरी बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं भी पता होगा जियो स्टेशनरी क्या होता है, तब भी सवाल हल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी, ओके। और बच्चों आप लोग का कुछ आ रहा है क्या? हेलो सर, बोलिए बोलिए। इसमें पहली वाली का सैटेलाइट का तो टाइम पीरियड सेम ही लगता है। ओके 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 ओके, हाँ यार, इसीलिए जियो स्टेशनरी का यूज होगा। थैंक यू। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चों, इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, है ना, यूज हो जाएगा। सॉरी, ये बताना चाहिए इसको, मतलब जियो स्टेशनरी है तो 24 आवर्स इसका टाइम पीरियड होगा। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको जियो स्टेशनरी। सेकंड ऑप्शन 6/2। सेकंड ऑप्शन, ओके। बच्चों ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है, अर्थ के बराबर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दो आंसर आए बच्चों, एक बी आया है, एक डी आया है, और वेट कर रहा हूं मैं। और निकालने से बहुत डी तो गलत आ गया। सर बी है ना, बी है। बी ही है, यस सर। ठीक है। और बच्चों और लोग निकाल लीजिए थोड़ा सा, एक दो आंसर ही आए हैं अभी, वेट कर रहा हूं मैं। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। कोई बताना चाहेगा बच्चों आप में से कि कैसे सॉल्व किया? देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हाँ, T1 को 24 आवर्स दिया। T1 को 24 ले लेंगे, तो एक काम करते हैं, T1 बाई T2 ऐसा लिख देते हैं, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। सर R1 by R2 और R1 को 7 आवर लेंगे, 6 Yes, आवर yes. प्लस आवर लिंक करेंगे। बिल्कुल तो 7 बिल्कुल, आवर होगा और फिर 2.5 प्लस आवर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, फिर वो 3.5 हो जाएगा और फिर इसका मतलब इसको इक्वेट कर दिया तो फिर 6/2 होगा। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों इसमें यही बस एक सवाल में था कि आप 6 आर लेके सॉल्व कर देंगे ना, 6 आर डिवाइड बाई 2.5 आर, तो हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन मैच भी कर जाएगा। अगर आप 6 आर डिवाइड बाई 2.5 आर, बच्चों मैच करता है कि अगर 6 आर लेते हैं या नहीं करता? खैर नहीं करता सर। नहीं करता, ठीक है। अगर आप 6 आर लेंगे और 2.5 आर लेंगे तो नहीं, गड़बड़ है, क्योंकि जब आप रेडियस लिखते हैं ना R1 R2, तो सेंटर से दूरी रहती है, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो जिस सर्कुलर पाथ में घूमता है उसका रेडियस, उसकी हाइट नहीं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे कोई भी जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो इसके मोशन का जो रेडियस है वो काउंट होगा, ये काउंट होगा रेडियस, ठीक है, रेडियस काउंट होगा। जैसे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो इसका जो रेडियस है वो काउंट होगा इसके सर्कुलर ऑर्बिट का, उसकी हाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप हाइट के टर्म्स में लिखना, मतलब अगर आपको हाइट दिया है तो रेडियस ऑफ अर्थ उसमें जोड़ दीजिए। जैसे ये 6 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एच की वैल्यू 6 आर है, तो आर और जुड़ जाएगा तो 7 आर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से 2.5 आर पे है, 2.5 आर है और रेडियस ऑफ अर्थ जुड़ जाएगा तो 3.5 आर हो जाएगा। तो आप यहां से कैंसिल कर दीजिएगा तो 3.51 और ये 3.52 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब बन जाएगा 8, और T1, अच्छा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये √8 बन जाएगा। T1 की वैल्यू है 24 और T2 आपको निकालना है, तो T2 की वैल्यू बन जाएगी बच्चों 24 डिवाइड बाय √8 का मतलब 2√2, कैंसिल करिएगा तो 12 बचेगा ऊपर। 12 को लिख सकते हैं 2 × 6 और नीचे √2 है। बच्चों देखो फिर से कैंसिल कर रहा हूँ √2 से, तुम लोग पूछना नहीं, एक √2 से देखो, एक √2 गया और यहाँ पे एक √2 बचा, तो ये 6√2 आएगा आंसर। प्लीज कोई नहीं पूछेगा आपकी कैसे लिख दिया आप। यस सर, ठीक है सर। 6√2 आवर्स बी ऑप्शन आएगा। निकाल पाए थे बच्चों? जैसे 2-3 लोग तो आंसर बताए थे बाकी। ये आंसर आ गया सर। ठीक ठीक, आ गया सर। नहीं था सर। गुड, 6√2। और करते हैं, देखिए
टैगिंग से घबराइएगा नहीं, पढ़िए सवाल और करिए। जिनका भी आंसर आ जाए बता सकते हैं। सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन सर। ओके सर थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन यस सर। यस सर। ठीक है। तो टीए टीबी का रेशियो दिया है, तो और आरए आरबी में क्या रिलेशन है पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, टीए बाई टीबी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आरए बाई आरबी होल क्यूब। अब सवाल में दिया है कि टीए बराबर 2 टीबी है, तो यहां पे रख दीजिए 2 टीबी डिवाइड बाई टीबी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी होल क्यूब। जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू आर बी का क्यूब बराबर आर ए का क्यूब आ जाएगा। तो 4 आर बी क्यूब बराबर आर ए क्यूब, 4 आर बी क्यूब बराबर आर ए क्यूब, सी ऑप्शन आ जाएगा। सिरसा पाठशाला आया था बच्चों आप लोग का, सिरसा 01 कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठाइए। सिरसा 01 क्या भाइयों क्या चल रहा है, खुश तो लग रहे हो वैसे चेहरे से तुम लोग। आया है सवाल भाइयों, हो गया था, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। जौनपुर पाठशाला 108, जौनपुर 108 कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठाइए एक बार। ठीक धन्यवाद। अयोध्या 103, अयोध्या 103 कितने बच्चों का हो गया था, ठीक ठीक। तो 4 आर बी क्यूब बराबर आर ए क्यूब। और देखिए सवाल, एक बच्चों स्टेटमेंट है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, बताइए कौन सा सही है। सी ऑप्शन ठीक है। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट तभी बोल पा रहे हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी चूंकि एल बाई टू एम के बराबर होता है और हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एक्चुअली ये बताना चाहता है इनडायरेक्टली कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट उसका यही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो सी ऑप्शन सही होगा। एक और देखिए बच्चों, सी या डी, डी ओके ओके। और लोग भी बताओ भाई। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर इफ द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आर, तो बच्चों 1 बाई हम लोग ऐसा मान लेते हैं एक ये ईयर है, ठीक है, जब डिस्टेंस आर है, और नया जो टाइम पीरियड है उसको टी बोल देते हैं, इसका स्क्वायर बराबर जब पहले डिस्टेंस आर थी बाद में डिस्टेंस 3 आर हो गई है तो इसका क्यूब, तो कैंसिल करेंगे तो 3 का क्यूब बचेगा 1/27 और ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 27, तो टी बराबर √27, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 बच जाएगा, तो 3√3 ईयर आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया था बच्चों आप लोगों का सबका, ठीक ठीक। चलिए एक आखिरी सवाल है बच्चों इसी पे, इसमें थोड़ा सा 2 पार्ट में सवाल है, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ओके अगला सवाल बच्चों 2 हिस्सों में है, उसमें एक स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा सा है तो आप पढ़िए आराम से, फिर मैं उसको ऑप्शन दिखाता हूं आपको कि क्या ऑप्शन पूछ रहा है वो, मतलब ऑप्शन क्या है उसके।
आइए पढ़ लीजिए बच्चों एक बार सवाल, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और मैं ऑप्शन फिर यहां पे लिख दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक ठीक, देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूं आपको इसमें लिखा क्या हुआ है। जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें उन्होंने न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ बताया हुआ है, तो तुम सब जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने केपलर का थर्ड लॉ बताया, लॉ ऑफ पीरियड बताया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यहाँ पे उन्होंने के ले लिया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट के है, और यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप सारे जानते हो। तो इन्होंने पूछा है जी और के में रिलेशन क्या है, ये वाला के और इस वाले जी में रिलेशन क्या है। ऑप्शन ये है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सवाल। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो टाइम पीरियड किसी प्लेनेट का है सन के अराउंड, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पे कांस्टेंट के लगाया गया है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो लॉ है F बराबर GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है जी और के में रिलेशन क्या है। ओके ओके, रिलेशन बिटवीन जी एंड के पूछा गया है। डी ऑप्शन। ऑप्शन सी, ओके। बच्चों ये कल मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, तो डेरिवेशन थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है ना, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए सवाल आया हुआ है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब। तो देखिए बच्चों हम लोग टाइम पीरियड जब निकालते हैं ना तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। 2 पाई आर देखिए पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, और स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो सरकमफ्रेंस को कवर करने में जितना समय लगेगा वो आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड का 2 पाई आर बाई वी। तो इसमें देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दीजिए, आर एज इट इज लिख दीजिए, और जो वी है, वी अभी मैं आपको ऑर्बिटल स्पीड पढ़ाऊंगा, बाकी वी थोड़ा बहुत अगर आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट याद हो तो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई, जैसे ये सेंटर हो गया और कोई चीज घूम रही है सर्कल में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, ठीक है, वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर के। तो जैसे अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाई आर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो कि होता है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी gm बाई आर। तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gm बाय आर। ये रूट आर ऊपर चला जाएगा तो देखिए बन जाएगा 2 पाई आर के पावर 3/2। सर ये 3/2 कैसे हो गया, पावर 1 पहले से था और ये हाफ वाला पावर ऊपर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2, और नीचे रह जाएगा अंडर रूट GM, ठीक है। ये टाइम पीरियड है। अब चूंकि सवाल में टी स्क्वायर करा है, यहाँ पे टाइम पीरियड तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब बेटा दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई GM। तो बच्चों एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो k है उसकी जगह 4 पाई स्क्वायर बाई GM लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर बाई GM। तो यहां से क्या पूछा गया है, हाँ k और g में, तो GM के बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए अगर किसी का नहीं आया था। वैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में जब डेरिवेशन किया था पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स का, तो पढ़ा था मैंने, हम लोगों ने पढ़ा था। जो लोग लिख लिए हैं अगली हेडिंग डाल लीजिए, सैटेलाइट्स।
जो लोग लिख चुके हैं बच्चों हेडिंग डाल दीजिए सैटेलाइट्स। और आप में से कोई बताना चाहे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, जो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट्स के बारे में, जो कुछ भी जानते हैं आप बताइए क्या होते हैं सैटेलाइट्स। हाँ हाँ सर कोई ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है सर उसको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सैटेलाइट होता है सर, जियोस्टेशन सैटेलाइट होता है। हाँ हाँ पोलर सैटेलाइट भी होता है। ओके ओके ठीक है। मैन मेड और नेचुरल, तो हम लोग का कोई नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का? मून है। सैटेलाइट है और आर्यभट्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं सैटेलाइट्स के? कम्युनिकेशन, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ वेदर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात। ठीक, चलिए थोड़ा सा बच्चों आइए बात करते हैं सैटेलाइट्स। पहले समझेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं और उसके बाद कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में जो मेन हमें दो पढ़ने हैं वो पोलर सैटेलाइट है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या उनकी स्पीड्स होती हैं, क्या पर्पस होता है उनका, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे सैटेलाइट। ठीक है, तो जैसा इन्होंने बताया कि जब कोई चीज, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट दो टाइप की हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक मैनमेड है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल हो गया मून। ठीक है, और मैनमेड सैटेलाइट में हम लोग, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए आपको, मैनमेड सैटेलाइट में दो हम लोग को पढ़ने हैं, एक जियो स्टेशनरी पढ़ना है और एक पोलर पढ़ना है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, इनके बारे में बच्चों अगर आपको कुछ नाम से कुछ समझ में आ रहा हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट कुछ जानते हो अगर इनके बारे में, क्या होते हैं जियो स्टेशनरी, क्या होते हैं पोलर? अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, बढ़िया। और पोलर में 100 मिनट्स होता है, किसका? पोलर का। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैनमेड सैटेलाइट का पर्पस ये होता है कि हम मतलब टेलीकम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल कर पाए, है ना। वेदर इंफॉर्मेशन, कुछ कहीं पे कुछ एक्टिविटी देखनी है कि अर्थ में क्या हो रहा है ना। स्पाइंग के लिए यूज करते हैं ना, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब पर्पस होते हैं हमारे दोनों सैटेलाइट्स के लिए। ठीक है, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। तो थोड़ा सा बच्चों सैटेलाइट इन जनरल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कितनी ऑर्बिटल स्पीड होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो देखिए दो, चलिए पहले एक दो पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, हेडिंग डालिए सैटेलाइट और इसमें लिखिए सेलेस्टियल 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 और OR और सेलेस्टियल और मैनमेड बॉडीज, सेलेस्टियल और मैनमेड बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट celestial or man-made bodies revolving around planet are called as celestial or man-made bodies revolving around planet are called as satellites। बच्चों जैसे मैंने लिखा है दो पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, नेचुरल सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में मून लिख लीजिए, मैनमेड सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी, पोलर।
बच्चों और किसी प्लेनेट के सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आप जानते हो क्या? कहीं पढ़ा हो, कभी सुना हो? सर मार्स का भी सैटेलाइट है। मार्स का है, ओके। जो तुम लोग बोलोगे वो मतलब मैंने भी ऐसा, मुझे सारे प्लैनेट्स का नहीं पता, पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम लोग मुझे सही करना अगर इंफॉर्मेशन, शायद सैटर्न के पास 27 उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, 27 मून्स बोलते हैं ना उनके, पता नहीं हाँ जुपिटर के पास सबसे ज्यादा है। ओके ओके, चलिए तो हाँ, इसमें नेचुरल सैटेलाइट में हम लोग चूंकि अर्थ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप मून लिख लीजिएगा, मैनमेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट में स्टेशनरी अपना जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। ये लिखने के बाद अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आपको इसको लिखवा दूंगा। कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट, देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि अर्थ के जैसे अर्थ है ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप सैटेलाइट कहीं भी लॉन्च कर देंगे, कहीं भी ऑर्बिट करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक सैटेलाइट रिलीज कर दूं और मैं चाहूं कि जो सैटेलाइट है वो कुछ इस तरह से ऑर्बिट करे, ठीक है, कि कुछ इस तरह से ये सैटेलाइट का पाथ हो, ठीक है, मतलब कहने का कि जैसे ये अर्थ है और सैटेलाइट ऐसे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है ना, इस तरह से कुछ पार्ट सैटेलाइट का हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण देखिए क्या है कि जो अर्थ है, ठीक है, इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा इस सैटेलाइट पे, वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है, जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, यही फोर्स है। तो इसमें देखिए एक बात तो सही है कि जो इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल जाएगा, जो क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो दे देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इस सैटेलाइट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए किसी तरह से आप इस ऑर्बिट पे रिलीज भी कर देते हैं सैटेलाइट, तो यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का एक कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये स्पाइरल पाथ जाके फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन नहीं मीट हुई तो हो सकता है गिर जाए सैटेलाइट पे, ना स्टेबल ऑर्बिट में नहीं होगा। तो सर क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए कंडीशन कुछ ऐसी है कि जिस भी प्लेन में आप सैटेलाइट को घुमा रहे हैं, जो भी प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट है, इट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। अब वो सैटेलाइट का जो प्लेन है वो कैसा भी प्लेन हो सकता है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए सबसे नॉर्मल अगर देखूं तो सबसे नॉर्मल प्लेन कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये वाला प्लेन ले लीजिए, है ना। अगर इस प्लेन में सैटेलाइट घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कुछ इस तरह से लगेगा, और यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और कोई इसका कंपोनेंट आएगा नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये स्टेबल मूव करता रहेगा और कोई फोर्स है नहीं। तो जब भी सैटेलाइट का जो प्लेन ऑफ मोशन है वो अर्थ के सेंटर से पास होगा, वो स्टेबल ऑर्बिट में होगा। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो पोलर सैटेलाइट लेंगे, तो पोलर सैटेलाइट थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो पोलर सैटेलाइट्स कुछ ऐसे उनका प्लेन होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये अर्थ है तो पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमते हैं, तो जो मोशन ऑफ प्लेन ऑफ सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से पास होता है। मोशन ऑफ प्लेन ऑफ सैटेलाइट सर्कुलर प्लेन है, वो सेंटर से पास होगा, या तो आप ऐसा घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप इक्वेटर के सामने नहीं ले जाना चाहते, पोल पे नहीं घुमाना चाहते, आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, हर बार। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि जो सैटेलाइट पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो सेंटर से पास होगा, है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और कोई कंपोनेंट नहीं है इसको डेविएट करने के लिए इसके पाथ से या इसके ऑर्बिट से, तो ये स्टेबल अपना ऑर्बिटल मोशन करता रहेगा। तो बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आया है कि ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है और ये वाले क्यों सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये चल जाएंगे क्यों? क्लियर है क्या? ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं तुम लोगों से,
तुम लोग बताना कि पॉसिबल है या नहीं, और अगर नहीं पॉसिबल है तो वो किधर मूव कर जाएगा सैटेलाइट। ठीक है, मैं देता हूं आपको, कुछ इस तरह से है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे सैटेलाइट है, तो बताइए पॉसिबल है मोशन या पॉसिबल नहीं है? नहीं पॉसिबल है। किस तरफ, अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट में कैसे तरह हम छोड़ दे सैटेलाइट, तो ये ऊपर चला जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, किधर मूव करेगा? नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा बच्चों, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सॉरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, तो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। और इसमें आप देखिए जो प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट है वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला स्टेबल नहीं होगा। तो लिखिए कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशन। लिखिए प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट must pass through plane of motion of satellite must pass through center of earth। अब बच्चों आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो जैसे ये वाला आप ड्रॉ कर लीजिए, जैसे इस डायग्राम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला ड्रॉ कर लीजिए, इसमें लिख दीजिए कि पॉसिबल नहीं होगा, और कारण भी आपको समझाना पड़ेगा कि भाई सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल जाएगा, पर इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सैटेलाइट नीचे मूव कर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ड्रॉ करिए और लिखिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी, मतलब ये वाला और ये वाले दो केस दिखा दीजिए और बताइए कि ये पॉसिबल होगा। बहुत ज्यादा मत, बहुत सारे डायग्राम्स मत ड्रॉ करिएगा, मैंने बहुत सारे ड्रॉ कर दिए, आप केवल पोलर और इक्वेटोरियल वाले सैटेलाइट दिखा दीजिएगा, इक्वेटोरियल वाला और पोलर वाला दो दिखा दीजिए और यहां पे लिख दीजिएगा पॉसिबल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। बच्चों यहां तक ही फिजिक्स मुश्किल थी। ठीक है, इसके बाद बहुत आसान जर्नी रहने वाली, बीच में थोड़ा सा फ्लूइड में हो सकता है आप लोग को तकलीफ हो, बाकी इसके बाद बहुत आसान है। धन्यवाद। सर अभी तक तो इजी लगी, आपने पढ़ाया तो। तुम लोग हर टीचर को ऐसे ही कहते हो ना, सच बताना। सर आप ही नंबर इंप्रूव हो रहे हैं फिजिक्स तो, चलिए ठीक है, नंबर भी आने चाहिए हम लोग के। 180 में से 180। डन है, अगला करें। ओके तो बच्चों ये मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, जो कंडीशन लिखी हुई है आप देख लीजिए। कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशन, द सेंटर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा बच्चों इसमें थोड़ा सा इस वाले स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि जो सैटेलाइट का जो प्लेन है उसमें सेंटर होना चाहिए, ये बात सही है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी है बच्चों जरूरी कि जो सैटेलाइट के ऑर्बिट का सेंटर है
वो अर्थ का ही सेंटर होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं प्लेन, तो मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं कि मैं ये मान लीजिए प्लेन तो मैं वही रखता हूं, ठीक है, जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है। ठीक है, अब जो सैटेलाइट का प्लेन है, ठीक है, ये सैटेलाइट है और इसका जो प्लेन है वो उसमें सेंटर तो है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ है, लेकिन ऑर्बिट जो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है आपका सैटेलाइट, उसका सेंटर कहीं और है, मान लीजिए वो सी डैश है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, तो कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, है ना, तो रेडियस कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। ठीक है, या उस हिसाब से आप स्पीड नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो ये भी वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्लेन तो मैच कर दिया लेकिन सेंटर ऑफ ऑर्बिट और सेंटर ऑफ अर्थ अलग हो गए, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो भी नहीं कर सकते। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो यही कर रहा है कि सेंटर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अर्थ। ये पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया आपको, क्या कह रहा है कि अर्थ का जो सेंटर है। हाँ, अब दूसरा कह रहा है कि प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर वो प्लेन नहीं मैच होगा तो फिर गड़बड़ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो पहला, दूसरा वाला आई होप आपने सबने समझा लिया होगा, लिख लिया होगा। पहला वाला और लिख लीजिए, सेंटर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ अर्थ। कल मैकेनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लिख लिया बच्चों, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लिया सर। ठीक, अगली हेडिंग डालिए। और हाँ, लिखिए लिखिए, जो लोग लिख चुके हैं हेडिंग डाल दीजिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, अगर कोई बताना चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, क्या मतलब हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सर वो वेलोसिटी जिसके जरिए था, जिस वेलोसिटी से जो है कोई हाँ, जो वो सैटेलाइट होती है वो रिवॉल्व करती है, उसको बिल्कुल बिल्कुल, जिस स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के चारों तरफ, उस स्पीड को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये हमारा सैटेलाइट है और इसकी हमें कुछ r दूरी सेंटर से ये ऑर्बिट कर रहा है, या मैं मान लीजिए कि सरफेस से हाइट ले लेता हूँ इस सैटेलाइट की h, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारा हो गया re, और मुझे इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है कि किस स्पीड से ये ऑर्बिट कर रही होगी सैटेलाइट vo मान लीजिए। तो कोई मदद करेगा बच्चों, क्या लिखना चाहिए? इस टाइप का हम लोग डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं, अभी किया है, आज की क्लास में भी किया है ये, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, पर मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला सही है आपका? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर करेंगे। तो देखिए सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्ले कर रहा है इसका रोल? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मास लिखेंगे आप mv0 स्क्वायर अपॉन r। देखिए जो रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन है वो re+h है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय re+, यानी सेंटर से दूरी का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा, आर ई प्लस एच से एक आर ई प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, जो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ठीक है, अब बच्चों अगर सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, एच की जो वैल्यू वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर ई, तो बच्चों इसमें से फिर क्या क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अगर एच की वैल्यू बहुत छोटी है आर ई से, तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अगर एच बहुत छोटा है आर ई से, तो जी एम अपॉन आर, बिल्कुल। लेकिन इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड है जब अर्थ सरफेस के बहुत पास में है सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई। नोट कर लीजिए ऑर्बिटल स्पीड। दोनों फॉर्मूले लिखेगा, आर ई प्लस एच और फिर कंडीशन के साथ आर ई। ठीक है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है और स्केप स्पीड में कंपेयर करें तो स्केप स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीएमआर के टर्म्स में अंडर रूट टू जी आर पढ़ा था। अगर उसको और लिख ले थोड़ा सा तो अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई ऐसा हो जाएगा ना। तो स्केप स्पीड देखिए तो एक तरह से रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में रिवॉल्व कर रही है तो जो escape स्पीड होगी वो अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक, इसमें बच्चों एक चीज और नोट करिएगा, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसमें सैटेलाइट के मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये नोट बना के लिख लीजिए, ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड में सैटेलाइट के मास का कोई टर्म नहीं है, तो लिख लीजिएगा इसको, ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक, जब जो टाइम पीरियड की बात की जाए तो देखिए बहुत बार कर चुके हैं, फिर से एक बार मैं कर देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही आएगा रिजल्ट में अभी, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिराइव कर देता हूं आपको। तो इसको सीख लीजिए बच्चों, क्या कर रहे हो, अगला वाला सवाल आपको करना है, इसी पे बेसिस पे है और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड बच्चों अगर आप देखें तो ये होता है 2πr डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड अभी हम लोगों ने निकाला है, तो 2πr ऑर्बिटल स्पीड है अंडर रूट जी एम बाई आर। ठीक है, तो टाइम पीरियड इट विल बी इक्वल टू 2π बाई अंडर रूट जी एम और ये r के पावर 3/2। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ये वैल्यू आ जाएगी 2π बाई अंडर रूट जी एम r के पावर 3/2। और बच्चों इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, देखिए जैसे ये ऑर्बिटल स्पीड में बार बार तब, जैसे ये ऑर्बिटल स्पीड मैंने तब लिखी है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे।
सर जब हाइट बहुत कम हो तभी भी लिख सकते हैं ना, फिर वरना फिर एच भी लेते ना। हाँ, फिर एच भी लेते। यही मैं समझाना चाह रहा था कि देखिए वी नॉट बराबर अंडर रूट जीएम बाई आर, ये तब लिख रहे हैं जब हाइट बहुत कम है। अगर हाइट सिग्निफिकेंट है, हम दोनों तरह के सैटेलाइट्स देखेंगे, तो जब हाइट सिग्निफिकेंट है, जब आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी आर ई प्लस एच। ठीक है, उस केस में जो टाइम पीरियड होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर ई प्लस एच के होल क्यूब के। क्योंकि जब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेते हैं, है ना, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमेशा सेंटर से होता है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में जो आर होता है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, तो वो हमेशा प्लैनेट के सेंटर से। ठीक है, और अगर प्लैनेटरी मोशन कंसीडर करेंगे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है, तो सन के सेंटर से प्लैनेट के ऑर्बिट की दूरी आर, तो वो हमेशा आर प्लस एच। अगर सरफेस से हाइट एच है तो ऐसा लिखेंगे, और ऑर्बिट का रेडियस दिया है तो डायरेक्ट ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब हो जाएगा। बच्चों ये समझ रहे हो ना, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हाँ, गड़बड़ नहीं करना। यस सर। चलिए अब अगला एक सवाल है, आपको करना है उसको, टाइम पीरियड पे ही बेस्ड है, और जो भी आपका आंसर आएगा बताइएगा। चलिए, तो इस बार आपका जो आंसर है वो उसको आपको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। डेंसिटी रो है प्लैनेट की, तो टाइम पीरियड को आपको डेंसिटी के टर्म में लिखना है। अभी तक हम लोगों ने रेडियस के टर्म में, मास के टर्म में लिखा था, आपको रेडियस और मास के टर्म के अलावा डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। अंडर रूट 3 पाई अपॉन 0। ओके, गुड। बच्चों अभी तक आंसर आया नहीं तुम लोग का? ओके, ओके, सही लग रहा है यार ये। कनेक्शन कट गया, ये सवाल देख पाए आप? ये हो गया था कंप्लीट? ठीक ठीक ठीक। तो ये सवाल है कि अगर हमें जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है उसको डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अभी हम लोगों ने डिराइव करा है, ठीक है? जीरो पॉइंट, हाँ बोलिए बोलिए। 0.0065 पाई। डेंसिटी का टर्म नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आप बताइएगा कि आप कैसे कर रहे थे। देखिए, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट जीएम और r के पावर 3/2। ठीक है सर, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि सवाल में बोला गया कि जो प्लैनेट का सैटेलाइट है वो प्लैनेट के बहुत करीब है, तो h की वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब चूंकि डेंसिटी के टर्म में निकालना है, तो डेंसिटी है तो आपको मास हटाना पड़ेगा, तो g को एज इट इज रहने दीजिए और मास को लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि प्लैनेट को स्फीयर ले रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है r के पावर 3/2। तो बच्चों इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करिएगा, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट जी एज इट इज। अब बच्चों ये g और ये 4/3 पाई एज इट इज,
डेंसिटी एज इट इज, ठीक है। और ये जो आर क्यूब है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो एक्चुअल में ये आर की पावर 3/2 है। ये जो आर क्यूब है ना, ये आर की पावर 3/2, क्योंकि 3 तो पावर है और पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 3/2 है। और ऊपर भी आर की पावर 3/2 है, तो न्यूमरेटर वाला आर की पावर 3/2, डिनोमिनेटर वाला आर की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है बच्चों, जो मैं आप लोग को यहाँ पे डिराइव करना चाहता था, वो टाइम पीरियड कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं याद रखनी, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डेंसिटी दिया हुआ है और बोला है कि प्लैनेट जो है, प्लैनेट के सरफेस के बिल्कुल करीब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो जैसे मैं आपको सवाल में तौर पे एक दे दूं कि दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट एक्स है, ठीक है, और एक प्लैनेट वाई है, ठीक है, प्लैनेट एक्स और प्लैनेट वाई है, दोनों के सरफेस के बिल्कुल पास में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और प्लैनेट वाई की जो डेंसिटी है वो 9 रो है, प्लैनेट एक्स की जो डेंसिटी है रो है, तो दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो बता दीजिए। दोनों टाइम पीरियड मतलब दोनों के सैटेलाइट के टाइम पीरियड का रेशियो बता दीजिए। चलिए बच्चों, ये यहां तक लिखिए, फिर एक सवाल बता दीजिए। 1:3 3:1, ठीक है। तो किसकी बच्चों टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी या जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका कम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे इसकी डेंसिटी कम है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिवॉल्यूशन ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम है। तो बस एक थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चों, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो। और कभी अगर सवाल ऐसा आता है कि दो प्लैनेट हैं जिनकी डेंसिटीज में आपको अंतर दिख रहा है और टाइम पीरियड का रेशियो पूछ दिया है, तो आप ये लगा सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। 3/1 आएगा। क्या क्या बेटा? आंसर 3/1 आएगा। 3/1 आएगा? आपने लिखा है सर। मैंने गलत लिखा है क्या? देख लेते हैं। x/y है ना, तो रूट रो वाई, नहीं सही तो लिखा है 3/1। सही है, x की डेंसिटी रो है और y की डेंसिटी 9 रो है, तो जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो है तो रूट रो y पहले लिखेंगे ऊपर, तो 9 रो डिवाइड बाय रो, रो से रो रूट 9 3, सही तो है 3/3:1। चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों आगे। मैं कुछ देखता हूँ, अगर मेरे पास सवाल होंगे तो कुछ सवाल करेंगे। हाँ हाँ लिखिए 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 लिखिए। बच्चों करा जाए सवाल? ठीक है। Velocity of a satellite moving in an orbit about Earth at a distance equal to radius of, ये ऑप्शन ओके ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? Velocity of satellite moving in an orbit about Earth at a distance equal to radius of Earth। अब इसमें बी ऑप्शन है। एक्चुअली बच्चों सरफेस से डिस्टेंस आर दी हुई है ना, सवाल पढ़ के यही अंदाजा लग रहा है ना कि सरफेस से डिस्टेंस आर है,
क्लियरली तो उन्होंने नहीं बताया, पर ये जैसे अर्थ है तो जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो सैटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से आर दूरी पे है, ठीक है। तो ऑर्बिट आर दूरी पे है और सेंटर से भी दूरी आर है, तो जो वी ऑर्बिटल हम लोग लिखेंगे वो अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, तो आर प्लस आर, तो एक्चुअली बन जाएगा जी एम डिवाइड बाई 2r, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1/2 जी आर का स्क्वायर रूट, यानी 0.5 जी आर, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन लगा दिया होगा उन्होंने ये मान लिया होगा कि अर्थ के सरफेस पे ही, अर्थ के सरफेस के पास घूम रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अबाउट अर्थ एट अ डिस्टेंस इक्वल टू आर ऑफ अर्थ विल बी, मतलब जो ऑर्बिट की दूरी है वो अर्थ से आर दूरी पे है, तो कुछ इस तरह से होगा। और देखते हैं बच्चों, और कुछ सवाल करते हैं इसे। हाँ हाँ, लिखिए 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 लिखिए। सर हाँ सर इन केसेस में सेंटर से लेंगे डिस्टेंस को 2r r प्लस r किया ना आपने। हाँ हाँ, तो आप सेंटर से जैसे आप लिखना चाहते हैं, देखिए वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला एक जीएम आर प्लस एच हो गया, एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वी ओ बराबर अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर सेंटर से दूरी हो जाएगी, तो अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं फॉर्मूला तो ऐसे याद रख लीजिए, बस इसमें ध्यान रखिएगा जो स्मॉल आर दूरी होगी वो सेंटर से होगी, फिर ये आप स्मॉल आर होगी, तो स्मॉल आर की जगह 2r या आर प्लस एच, तो सरफेस से हाइट एच है तो एच बराबर आर। नहीं नहीं, क्वेश्चन में पढ़ क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि कहां से वो बोल रहा है। देखिए अगर बहुत क्लोज टू अर्थ सरफेस है, अगर सवाल में आपने ऐसा पढ़ा कि क्लोज टू अर्थ सरफेस है, तो फिर वो एच कुछ लेंगे नहीं आप। कहाँ पे? बलिया पाठशाला? ओके सर। यस सर। ठीक ठीक, ओके, मैं बोलता हूँ आएंगे। हाँ कब जाते हैं? ओके, बलिया में? यस सर। ओके ओके, मैं बोलता हूँ उनको, आते हैं, तुरंत आएंगे अभी। ओके सर। तो देखिए इसमें जैसे सवाल में देखिए बच्चों, एक तो क्लियरली पता लगना चाहिए, और अगर दो ही कंडीशन होती है, एक तो उनको बताना चाहिए कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे ऑर्बिट है, या फिर सेंटर से कितनी दूरी है ऑर्बिट की, ये बताना चाहिए। अब एक बस एक ये होता है कि जैसे एक तरह के सवालों में नहीं बताएंगे कि जैसे अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, तो अगर अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रहा है तो जो एच की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, बाकी फिर सवालों में तो बताना चाहिए। बाय डिफॉल्ट का ऐसा कुछ नहीं कि बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी ले लीजिए, बताना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सवाल में ऐसा है कि कुछ मेंशन नहीं कर दिया, बस ये कह दिया कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, तो सेफर साइड में उसको मान लीजिए कि एच कंपेरेटिबल, मतलब वो बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के, ठीक है। अगर ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी हाइट मेंशन नहीं किया है, कितनी दूरी पे ऑर्बिट हो रहा है कुछ नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट आप वेरी क्लोज टू अर्थ ले लीजिए। आइए एक सवाल करते बच्चों, और थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइएगा कि कैसे क्या करना है, क्या करना। पढ़िए सवाल। बच्चों कैलकुलेशन अगर ज्यादा हो रही हो तो मतलब
अच्छा, ऑप्शन तो हमारे वैसे ही हैं, ठीक है, देखते हैं। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओके ओके। और बच्चों बताइए भाई, एकदम गुमसुम सा चल रहा है, कैलकुलेशन में मुश्किल आ रही है क्या? चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर लास्ट में हम लोग मैच कर लेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन दिखाना। हाँ, बच्चों बहुत समय लग गया, इतना समय वाला सवाल था नहीं है। मुझे लगा कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी, पर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है बच्चों ये। सर डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन आएगा बच्चों, 6400 किलोमीटर आएगा। आप लोगों को कहाँ देर लग गई, मतलब आप कहाँ किस चीज में कंफ्यूज हो गए, बताइए मुझे भाई। मतलब आप कौन सा फॉर्मूला सोच रहे थे, या आप लोग जो दिमाग में थॉट। हाँ हाँ, मैंने तो 92 ले लिया था, मतलब ये 11.2। अच्छा अच्छा, ओ ओ ओके। यस सर, यस सर। आप लोगों ने यही किया था क्या, मैग्नीट्यूड ले लिया था? यस सर, यस सर। वो थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, नहीं बच्चों देखिए, कभी भी आप मत लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सर उसमें लिखा था एक्चुअली कि हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केप वेलोसिटी, तो मुझे लगा मैग्नीट्यूड ही लेना है। ओह ओके। और किसी का बच्चों और किस वजह से टाइम, एक तो चलिए 11.2 को डिवाइड बाय 2 करके, तो उसमें तो खैर जी की वैल्यू फिर एम की वैल्यू। और बता दीजिए। हाँ, मैं इसको समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। देखिए सवाल में बोला गया है जो ऑर्बिटल स्पीड है वो स्केप स्पीड की 1/2 है, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड इज हाफ ऑफ स्केप स्पीड। तो कहने का क्या मतलब है कि आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, सॉरी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखिए और उसकी जगह आप स्केप स्पीड डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। जैसे ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है वी बराबर √GME/RE प्लस एच, ठीक है, RE प्लस एच, ये होता है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। अब इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने ऑर्बिटल स्पीड को ना मतलब GME/RE क्यों नहीं लिया? तो उसको न लेने का कारण ये है क्योंकि पूछा है कि बताइए अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, मतलब सिग्निफिकेंट हाइट पे होगा। फिर ऑप्शन भी देखिए 6000 6400 इस टाइप के हैं, तो मतलब सिग्निफिकेंट हाइट पे है। तो आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला देखिए रख दिया GME/RE प्लस एच। और सवाल में बोला कि वो स्केप स्पीड जो सरफेस ऑफ अर्थ की स्केप स्पीड है उसका आधा है, तो 1/2 ऑफ स्केप स्पीड है, तो वो रख दिया। अब 1/2 स्केप स्पीड का फॉर्मूला √2GME/RE, √GME कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा √2/RE और ये 1/2, तो √2 से एक बार फिर से √2 जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√2। मैं लिख देता हूँ 1/√2 1/√RE बराबर 1/√RE प्लस एच बचेगा। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2RE बराबर 1/RE प्लस एच बचेगा। तो RE प्लस एच बराबर 2RE, तो H बराबर 2RE माइनस RE, RE, तो 6400 किलोमीटर आ जाएगा, ओके। ठीक। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जो लोग ये लिख चुके हैं हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बच्चों कौन कौन सी एनर्जी आएगी? कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल और उन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी।
बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों एक एक करके तीनों मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, फिर टोटल एनर्जी की बात करेंगे। चलिए आप लोग थोड़ी सी मदद करिएगा कि मान लीजिए ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रही है, और मुझे इस अर्थ ये जो सैटेलाइट है इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। तो केवल काइनेटिक की बात करें, पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या टर्म लिखेंगे बताइए जरा। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की। हाँ बोलिए बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। काइनेटिक एनर्जी, राजा बेटा आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो मेरा देखिए बेटू समझिए आप, मास और वी स्क्वायर है ना, ये देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, कभी काइनेटिक एनर्जी जीवन में कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ एम मास ऑफ सैटेलाइट, वी नॉट स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। जो बच्चों ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जीएमई अपॉन आर ई प्लस एच, एकदम बिल्कुल। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जीएमई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर ई प्लस एच। चलिए ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसी सैटेलाइट का बच्चों जो कि आर ई प्लस एच दूरी पे है सेंटर से, मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए इस सैटेलाइट की, तो कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। बच्चों इसमें कुछ कंफ्यूजन कुछ, ये कौन सा फॉर्मूला है? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, दो पार्टिकल जो कि आर दूरी पे रखे उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ये एम मास का सैटेलाइट हो गया और अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, दूरी आर ई प्लस एच है, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब बच्चों आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखिए, दोनों मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करेंगे, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेंगे, कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है किसी भी केस में बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप कुछ सोचिए ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, कोई भी मोशन हो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में नेगेटिव है। अब बच्चों अगर आप टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो बच्चों थोड़ा सा मदद करिए, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच है और काइनेटिक एनर्जी जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाँ देखिए बच्चों इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो देखिए जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना वो निगेटिव वाली वैल्यू की आधी है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। काइनेटिक एनर्जी होगा जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई प्लस एच, और जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। जब इन दोनों को एलसीएम लेके आप जोड़ेंगे तो देखिए जो फॉर्मूला जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई प्लस एच, ये टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी के फॉर्मूला ये है, और जो चीज गौर करने वाली है सबसे पहली चीज कि टोटल एनर्जी जो है बच्चों वो नेगेटिव है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब हो गया कि सिस्टम कैसा है बच्चों, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मींस बच्चों कोई अगर बताना चाहे कि सिस्टम इज बाउंडेड, हाँ। अगर आप न्यूक्लियस का मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालते हैं तो भी नेगेटिव आता है, तो जब भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव आएगी बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें और बच्चों नोटिस करने वाली हैं। पहली चीज कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, साइन को भूल जाइए, टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी के बराबर है बच्चों? आप देख रहे हैं अगर टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? हाँ, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो है मैग्नीट्यूड और साइन दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा बच्चों एनर्जी डिस्कशन है। आप काइनेटिक लिखिए, तो पोटेंशियल लिखिए, टोटल लिखिए, ये 2-3 मैंने कंक्लूजन लिखे हैं वो लिखिए, और फिर ये रिलेशन लिखिए लास्ट में, नोट करिए, फिर मैं इस पे सवाल कराऊंगा।
बोलिए। हाँ करेंगे डीपीपी डिस्कशन करेंगे, बस ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद कुछ नहीं, डीपीपी डिस्कशन करेंगे। ओके हाँ हाँ नहीं सर अभी कर लूंगा। सही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला देखेंगे तो। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। इनका तो तीनों का सर मैग्नीट्यूड ले लेना। हाँ 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 ऐसे ही होगा हाँ सर, अभी ठीक होगा। हाँ हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, राइट। मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लीजिए, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एज इट इज लिख सकते हैं। हाँ जी सर ठीक है। कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ लिखिए, मैं बदल नहीं रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कि सवाल कहाँ पे है। सवाल ले लूं बच्चों इस पे एक। ओके देखिए, सब बच्चे भी कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी आप? इसमें मैं तो हो गया और कर रहे हैं। मैं सवाल लूं कि नहीं लूं अभी? चलिए नहीं सर। ओके ओके लिखिए एक लाइन रह गया है। लिखिए। चलिए जिनका हो गया मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं बच्चों, आप लोग बताइएगा। जैसे एक ऑर्बिट, एक सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इलिप्टिकल नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। आप बताइए इनमें से कौन कौन सी एनर्जीज चेंज होंगी या कोई भी चेंज नहीं होगी, सारी कांस्टेंट रहेंगी? क्या कहते हैं आप लोग? एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है प्लैनेट के अराउंड, इनमें से कौन कौन सी एनर्जी चेंज होंगी, कौन सी कांस्टेंट रहेंगी, या सारी कांस्टेंट रहेंगी, कोई चेंज नहीं होंगी जैसे जैसे मूव करते जाएगा सैटेलाइट? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक नहीं सर चेंज होगी। काइनेटिक कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी। चेंज होंगी। चेंज जाएगी। ओके काइनेटिक एनर्जी चेंज जाएगी। काइनेटिक चेंज होगी, पोटेंशियल और पोटेंशियल भी चेंज जाएगी। पूरी चेंज होगी सर। और टोटल? सर टोटल चेंज नहीं होगी। ठीक ठीक, तीनों कांस्टेंट रहेंगी बच्चों। ये देखो आपस में रिलेटेड है ना, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा ना, इसको चेंज कर देंगे तो इसको होना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, चेंज होना पड़ेगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट की कहानी अलग है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जैसे जैसे वो सन के पास आते जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और टोटल कांस्टेंट रहेगी। सर्कुलर ऑर्बिट में ध्यान रखिएगा तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जैसे आप इसको बदल देंगे तो इसको टोटल को भी बदलना पड़ेगा, इसको बदल देंगे तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि तीनों रिलेटेड है। और फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मास ऑफ प्लैनेट आप चेंज नहीं कर रहे हो, सैटेलाइट का मास चेंज नहीं कर रहे हो, उसकी ऑर्बिट की दूरी फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? तो तीनों, अगर एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो तीनों कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। अगर आप ऑर्बिट चेंज करते हो तो फिर अंतर आएगा तीनों में। आपने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ हो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और Right. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अरे नहीं, अरे भैया रुकिए, पहली बात रुकिए। मैंने कहा टोटल कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट रहेंगी अगर सर्कुलर ऑर्बिट है। हाँ इलिप्टिकल में ये दोनों चेंज होंगी, टोटल कांस्टेंट रहेगी इलिप्टिकल में। मतलब टोटल एनर्जी दोनों में कांस्टेंट रहेगी।
टोटल एनर्जी सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो दोनों में रहेगी कांस्टेंट, एब्सोल्युटली। ओके सर। बच्चों अब मैं ले रहा हूं एक सवाल, ये देखिए, बताइए जरा। ऑप्शन बी। ओके, डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। If its mass is m, then its total energy will be। बच्चे देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा होता है। तो बच्चों जितनी काइनेटिक होगी उतनी ही टोटल होगी। तो काइनेटिक अगर v स्पीड से घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। तो टोटल एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड हाफ mv² ही होना चाहिए। अब बच्चों देखिए, ऑप्शन में दो हैं, एक प्लस हाफ mv², एक माइनस हाफ mv² है। ये दोनों तो चलिए गलत ही हो गए। अब प्लस हाफ mv² लेंगे या माइनस वाला लेंगे? माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। कारण क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर टोटल एनर्जी 0 या उससे ज्यादा हो गई तो फिर वो बाउंडेड सिस्टम रह जाएगा क्या? नहीं, फिर वो इन्फिनिटी पे होगी। एक और सवाल करते हैं इसी पे। बोलिए बोलिए सर, एक आप कंप्लेन है सर अली के पाठशाला से। बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे सर एक क्लास में से 2-3 बार बोर्ड बंद हो जाता है सर, और बहुत दिक्कत होती है सर। बोर्ड बंद हो जाता है? जी सर, हमारा बोर्ड बंद हो जाता है लाइट की वजह से। ओ, ये हमेशा होता है? हाँ जी सर, कई दिनों से हो रहा है, 10-12 दिन हो गए सर। एक क्लास में कम से कम 3-4 बार बंद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं सर बता, बोल देते हैं ठीक होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ उनको। ठीक, हाँ, एक और सवाल बच्चों इसी पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद डीपीपी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का, चलिए देखिए। प्लैनेट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इफ TUE and L are its kinetic potential and total energy ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सर। and magnitude of angular momentum respectively, which of the following statements are true? सर फर्स्ट वाला टोटल एनर्जी कंजर्व। सर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्होंने ना चेंज किया है। T को इन्होंने बोला है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी, T इज काइनेटिक एनर्जी, U इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी को E बोला है, और एंगुलर मोमेंटम को L बोला है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट? तो टोटल टी को बोला है बच्चों इन्होंने काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज हो रही है ना बच्चों, कंजर्व नहीं है ना। तो U इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो नेगेटिव होगी, -G m1m2/r है ना। तो ये भी E इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बच्चों मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है। कारण क्या है? E इज ऑलवेज नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव, नहीं तो फिर बाउंडेड सिस्टम नहीं रह जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहा है। मैंने जब कहा था कि तीनों कांस्टेंट, तो सर्कुलर ऑर्बिट था, ये इलिप्टिकल है इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। L is conserved but the direction of L vector will continuously change, ये गलत हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंजर्व रहेंगे, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। समझ में आया बच्चों एक्सप्लेनेशन इसका? चलिए चलिए ठीक। अब हाँ बोलिए सर, आपने बताया था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं कह सकते ना? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी से, आप जैसे इन्फिनिटी पे 0, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, उसके अलावा अगर कुछ भी फाइनाइट डिस्टेंस होगा तो नेगेटिव रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैक्सिमम जा सकती है 0। तो आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप इन्फिनिटी से तो दूर नहीं जा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। डीपीपी निकाल लीजिए बच्चों, 3 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। इसके आगे का डिस्कशन बच्चों हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल।
डीपी 3 हम लोगों ने कर ली थी शायद, बोलिए बोलिए। सर आपने किस ऑर्बिट की बताई थी जिसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल कंजर्व नहीं होगी? टोटल कंजर्व रहेगी बट काइनेटिक पोटेंशियल कंजर्व नहीं होगी इलेप्टिकल में। सर्कुलर में तीनों कंजर्व रहेंगी, इलेप्टिकल में केवल टोटल कंजर्व रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरचेंज होती रहेंगी। चलिए बच्चों, डीपीपी नंबर 4 किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डीपीपी नंबर 4 में सर 5वां क्वेश्चन। ओके चलिए, डीपीपी नंबर 4 में केवल 5वें में डाउट है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? ठीक। डीपी नंबर 4 में 5वां सवाल कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I, व्हाट इज द रेशियो ऑफ L by R such that मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। ठीक आई बच्चों, तो थोड़ा सा तुम लोग मेरी मदद करो कि जैसे ये सिलेंडर होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए I है। हाँ इसको डाउट नहीं हो जा सकता है। हाँ हाँ, बट बेटा आप लोग को डाउट क्यों नहीं आ रहा है राजा बेटा? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं डीपीपी, आप लोग को डाउट क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे सॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? अरे भाई मत करो यार, सिलेक्शन लेना है यार इस साल, तुम लोग कैसे कर रहे हो? हाँ सॉलिड के लिए हमारा ओके, तो सॉलिड के लिए बैकलॉग में चल रहे हैं हम लोग। अरे तो जल्दी से फ्रंट लॉग में आइए भैया, कब तक बैकलॉग चलेगा? यस सर, बस सर कुछ ही दिन में। अब तुम घूमने जा रहे हो, अब घूमोगे वहां दोस्तों के साथ। हम लोग का नेटवर्क सर mr²/4, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं तो mr²/4। अगर हॉलो होता तो जिनको डाउट नहीं ठीक है जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बैठ जाइए, देख लीजिए कि जो जो डाउट बच्चे पूछ रहे हैं वो आपको ही मदद कर सकते हैं, जो वही इंपॉर्टेंट सवाल एटलीस्ट कर सकते हैं आप। खैर, तो ml²/12 प्लस mr²/4 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और सवाल में चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम हो जाए, तो रेशियो ऑफ एल एंड आर क्या होना चाहिए। देखो जो ये क्लासिकल मतलब मैथ का सवाल है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा इन्वॉल्व होता है, बाकी अगर आपको नहीं आया तो इसका मतलब फिजिक्स में आपकी कोई गड़बड़ नहीं है, मैथ का सवाल है मैक्सिमम मिनिमा। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे दो वेरिएबल होते हैं ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एल भी चेंज करना चाहते हैं, वो आर भी चेंज करना चाहते हैं, एल और आर का रेशियो डिसाइड करना चाहते हैं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। तो अगर एक वेरिएबल होता, मान लीजिए कि एक समझाने के लिए कि ये कांस्टेंट होता, मतलब ये m/12 होता और ये प्लस mr²/4 होता, ऐसा केवल r में वेरिएबल चेंज होता, तो हम इसको i को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो देखिए जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दो में से एक वेरिएबल को आपको हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²L, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई। ओके, तो πr²L है। अब लेंथ और रेडियस का रेशियो आप चेंज करेंगे कुछ इस तरह से कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। सर ऐसा कैसे पता चल गया सवाल पढ़ के कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। देखिए बेटा, अगर आप वॉल्यूम के साथ चेंज करेंगे ना तो इसका मतलब मास भी आप ऐड कर रहे हैं, तो मास ऐड करते जाएंगे तो फिर तो इनर्शिया जितना मास ऐड करेंगे तो उतना बढ़ता जाएगा। सवाल ये है कि मास इतना ही रखना है, जैसे ये सिलेंडर है तो इसका मास इतना ही रखें, हम रेडियस और लेंथ को कुछ कम ज्यादा करके कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। तो मास अगर आप चेंज करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी कभी, क्योंकि आप ऐड करते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। तो मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए आप इस पूरे को या तो r को l के टर्म्स में लिख दीजिए, l को r के टर्म्स में लिख दीजिए। मुझे आसान लग रहा है कि r² दिख रहा है तो मैं r² की जगह लिख देता हूं v/πl, ये r² की जगह लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा I बराबर m/12 L² और प्लस m/4 और r² की जगह रख दूंगा v/πl, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक वेरिएबल में बन गई पूरी इक्वेशन, डिफरेंशिएट करिएगा तो di/dl, जब लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हो गया m/12, L² का डिफरेंशिएशन 2l हो जाएगा, mv/4 कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, 1/L का डिफरेंशिएशन करेंगे तो l के पावर -1 हो जाएगा, तो -1/L² हो जाएगा, ठीक है। l के पावर -1 का डिफरेंशिएशन, चूंकि आप मिनिमम चाहते हैं तो इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल कर दीजिए, m कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा। तो मैं लिख देता हूं पहले वाले टर्म से l/6
बराबर हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म में उधर जाएगा तो v डिवाइडेड बाई 4 पाई एल स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों एल क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, एल क्यूब बराबर आ जाएगा 6v डिवाइडेड बाई 4 पाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते रहिएगा बच्चों आप लोग, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो 3v डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये एल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3v डिवाइड बाई 2 पाई ये एल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप एल क्यूब की वैल्यू यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे तो देखते हैं जरा कुछ बनता है क्या। ये मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो उसके लिए जो एल का वैल्यू है वो एल क्यूब का जो वैल्यू वो 3v डिवाइड बाई 2 पाई होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे रख क्या क्या बेटा v की वैल्यू पुट कर दें, हाँ v की पुट कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए v की पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/πl और v की जगह बच्चों रख सकते हैं 2πl क्यूब बाई 3। ठीक है, तो 2πl क्यूब बाई 3। तो यहां से बच्चों देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये l से कैंसिल करेंगे तो l स्क्वायर बचेगा। हाँ तुम लोग सही बताया यार, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग को और कैलकुलेशन करनी पड़ती। ये 2/3 l स्क्वायर हो जाएगा, तो l स्क्वायर इधर भेज देंगे तो r स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो l बाई आर जो रेशियो पूछा है सवाल में वो √3/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये प्योर मैथ का सवाल है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें आप परेशान होने वाली बात नहीं, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा डराने के लिए। हाँ मतलब कि जिनको मतलब सब कुछ आता है वो थोड़ा सा कुछ चैलेंजिंग बनाने के लिए। बोलिए। श्योर श्योर श्योर। क्वेश्चन नंबर 9 किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 किसी का डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 डीपी नंबर 4 में डीपीपी 9 बच्चे जिनका भी सवाल है तो हाँ बोलिए, कुछ कुछ बोल रहे हैं। डीपी नंबर 5 में है। डीपीपी नंबर 5 में, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5, डीपीपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों मैं हटा रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर जिसको डाउट नहीं है हाँ हाँ जा सकते हैं, जाइए जाइए जाइए। ओके सर ओके। तो डीपीपी 5 का 5। हाँ डीपीपी नंबर 5 में आ जाइए। सर डीपीपी 4 का 9th बता दीजिए। डीपीपी 4 का 9th, रुक जाइए बच्चों, पहले डीपीपी 4 एक सेकंड इसको खत्म करते हैं। डीपीपी 4 फिर डीपीपी नंबर 5 में आएंगे। तो डीपीपी 4 में 9th सवाल, कोई कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे बेटा? आप जो पूछ रहे हैं डीपीपी नंबर 9 की, सर आप हमने ऐसा सोचा या कुछ ऐसा आपके दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस कुछ चल रहा हो कि ऐसा करेंगे ऐसा सोचेंगे, या आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगी कि आप पूछ रहे हैं? नहीं मास तो सेम ही है बेटा, ये तो मास तो ये ट्रायंगुलर लैमिना है। मास डिस्ट्रीब्यूशन ओके। 5 के पास मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, 3 के पास सबसे कम है और 4 के पास सेंटर ऑफ मास से दूरी देखते हैं ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास से दूरी नहीं, देखिए मैंने इसका आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों की, अगर ट्रायंगुलर लैमिना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट चेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ, शायद आप भूल गए। क्या बताया था उसमें? mh²/6 बताया था ना। हाँ तो इसमें देखिए जिसका जितना ज्यादा हाइट होगा, जैसे मैं अगर AC के अबाउट देखूं तो AC के अबाउट हाइट 3 है, ठीक है, और अगर AB से हाइट देखूं, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूं AB से, तो AB से हाइट 4 है। यानी जो AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, AC और AB में कंपेयर करूं तो AC से चूंकि हाइट 3 है और AB से हाइट 4 है, तो AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AC के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद सर 5 से कैसे चेक करेंगे? तो 5 से आपको बच्चों फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, 5 से हाइट। ठीक है, 5 से हाइट कैसे निकालना होगा? तो 5 से हाइट आप ऐसे सोच सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आपको कुल मिला के ये h की वैल्यू निकालनी, इस हाइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 4 है हाइट 3 है,
तो हाफ बेस 4 हाइट 3। अब यही एरिया होगा इस मतलब इसको अगर मैं बेस मान लूं तब भी यही एरिया होगा। तो हाफ बेस इस बार 5 है और हाइट हमें नहीं पता कितनी है h, ठीक है। तो यहां से बच्चों निकालिएगा तो 12/5 आ जाएगा हाइट, यानी ये हो जाएगा बच्चों 2.4 है ना हाइट। तो 2.4 हाइट मतलब हो गया 3 और 4, ये वाली हाइट 3 से भी कम है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बीसी होगा वो एसी से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी ए सी और बीसी का कुछ बच्चों ये हिसाब किताब होगा, ठीक है। कितनी एक्सिस के और किसी एक्सिस के बारे में पूछा है क्या, देख लेता हूं। बाकी 3 एक्सिस का देखिए बच्चों ये रिलेशन होगा। तो सी में पूछा है, और सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उन्होंने पूछा तो एक्सिस कुछ ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ये ट्राइंग, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने एक दूसरे तरीके से सोच के किया था। ठीक ठीक, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सी वाला लास्ट वाला बता दूं, फिर आप थोड़ा अपना भी डिस्कशन करिएगा। जैसे सी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो बच्चों एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट है और मैं इस एक्सिस के अबाउट सी के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं इसके अबाउट, ठीक है, तो आप बच्चों इस एक्सिस के अबाउट होगा ml²/3, इस एक्सिस के अबाउट होगा mb²/3। अगर मैं मान लीजिए इसको b बोल देता हूं और इसको l बोल देता हूं, तो इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, इस एक्सिस के अबाउट mb²/3, तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा m/3 l² प्लस b²। तो बच्चों जो c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट c जो आएगा वो इस वाले ट्रायंगुलर लैमिना के लिए इसका मास m/3 l² प्लस b²। तो l² 3 है, b² 16 हो जाएगा, तो 9 + 16 25, तो 25 m/3 ये c के अबाउट आएगा, ठीक है। और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि m/6 बना दे, तो m/6 क्योंकि h² तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो यहां पे देखिए बच्चों h² 50 है, मतलब अगर आप h² का टर्म देना चाहें इसको तो 50 है, यानी यहां वाला जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि √50 का मतलब हो गया 7 से ऊपर, √50 मतलब 7 पॉइंट समथिंग। तो जो c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाईएस्ट होगा, बाकी सब के अबाउट फिर ये ऑर्डर होगा। अब आप इसमें जो भी आपको क्रॉस क्वेश्चन है कि सर हमने ऐसे सोचा, या जो भी आप कहना चाहें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सर हमने जहाँ पूछा है उसमें बताया सर हमने हाँ रोटेशन बनाया था। हाँ हाँ, सर वहाँ से मास का सर इतना इतना दूर वो है, जैसे सी से सर ज्यादा दूर मास डिस्ट्रीब्यूशन है सर, उसका रेजिस्टेंस है तो सर उसका सर ज्यादा होगा। सी का मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, मतलब सी से आप मतलब ऐसा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ सी है और ऐसा मास दूर दूर जाते जा रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और बताइए। हाँ हर जगह पे मतलब जो कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल है वहां पर हमने कोई पॉइंट मास का ऑब्जेक्ट मान लिया, और जो एक्सिस है उसके बाद उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mr² से हर एक जगह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के किया था। फिर से आप बताइए, मैं आपकी बात, हाँ जैसे मान लीजिए मैं ए से निकालना चाहता हूँ, हाँ मुझे ए बी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, फिर आपने क्या किया? तो हमने बी पे पॉइंट मास मान लिया, तो फिर ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी है, तो फिर इन सब का जो मास है वो m लेके mr², यानी कि m और इसकी जो r है मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 हो जाएगी, तो जो इसका 3² m मतलब उससे करके कर लिया, और ऐसा हमने हर एक पॉइंट पे निकाल लिया। और जब हमने परपेंडिकुलर टू प्लेन करके किया ना, तो इसमें हमने तीनों का जोड़ दिया, तो इसलिए उसका सबसे हाईएस्ट आया। और जो हमने पर इसका लॉजिक क्या है, मतलब आप इस पूरे मास को, ट्रायंगल के मास को आप बी पे क्यों मान रहे हैं, मतलब उसका कारण क्या है? वो जैसे आपने कहा ना कि मैंने पूरे मास को बी पे मान लिया, पर उसका कारण क्या है कि आपने पूरे मास को बी पे क्यों माना? मास को बी पे नहीं माना हमने, हाँ जैसे जो इनके कॉर्नर्स है ना, इन सब पे है ना पॉइंट मास के 3 ऑब्जेक्ट माने, मतलब एक पे एक, बी पे एक और सी पे एक। ओके, आपने ये पूरे ट्रायंगल को नहीं बोल के आपने बोला कि एक m/3 का यहाँ प्लेस्ड है, एक m/3 का यहाँ प्लेस्ड है, ऐसा बोल दिया आपने? तीनों सेम मास के होता है। यस सर, सेम मास का मान लिया। ओके, और फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। अच्छा, मास कर रही है तो फिर ए और सी का तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बी का आएगा, तो फिर mr² जो r जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो कितना आएगा 9 × m/3। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए ऐसे ही फिर हमने दूसरों का निकाल लिया।
ठीक है, पर देखिए मैं आपके आइडिया से थोड़ा सहमत नहीं करता हूं, क्योंकि ठीक है, देखिए आपका आंसर इसलिए मैच कर गया क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का होता है वो m/6 h² है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h²। तो आप जैसे यहाँ से दूरी, जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, पर इसको हर जगह m मास पार्टिकल मान लेना, इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन की जगह केवल यहाँ पे 3 पार्टिकल मान लेना, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी बच्चों इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जिसका हाइट ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ, तो 3 तो आप बहुत इजीली लिख लेंगे। एक जो आपको समस्या दे सकता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लैमिना का उतना ही होगा जितना कि एल और बी लेंथ के ट्रायंगल का होता। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लैमिना का होगा m/3l² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे एल और बी की वैल्यू लिख दीजिए, एल इतना है, बी इतना है, लेंथ 4 है और विड्थ 3 है, तो ये रख दीजिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सी के अबाउट होगा। फिर चलिए और बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, तो डीपीपी नंबर 4 हो गया है आज मेरे हिसाब से। डीपीपी नंबर 5 तो अब नहीं कर पाएंगे हम लोग, डीपीपी नंबर 5 ऑनवर्ड्स अगली बार कर लेंगे। हाँ बोलिए आपका सवाल। सर था कि if the rotational speed of the earth is increases then weight of the body at the equator हाँ increase decrease remain same। ये तो बच्चे आपको बताना चाहिए इसका आंसर। डिक्रीज होगा, अच्छा रीजन बताइए नवाजीज जी, रीजन आप बताएं। डिक्रीज होगा सर क्योंकि उसकी वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो जी सर जी की वैल्यू घट जाएगी, जी इफेक्टिव वैल्यू घट जाएगी सर। एब्सोल्युटली जी इफेक्टिव का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, जी माइनस, तुम लोग भूल गए हो वैसे, बताओ जरा। याद है सर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, है ना। तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो जाएगा, तो ये चीज 0 हो जाएगी। आप रोटेशनल स्पीड बढ़ाएंगे तो जी इफेक्टिव कम होगा, तो वेट कम होता जाएगा। आप कोई आप पूछ रहे, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। राइट जब हम सेंटर मतलब जब अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है, राइट सेंटर से दूर जाते हैं तो बढ़ती है। राइट, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप ये किस कांसेप्ट से बता रहे हैं या किस फॉर्मूला से बता रहे हैं। ठीक है देखो, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर लिखते हैं ना हम लोग, जो सरफेस के अंदर लिखते हैं वो लिखते हैं gm/r³ टाइम्स स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब आप सेंटर से दूर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, है ना। ग्राफ देखो आप, तो जैसे सेंटर पे 0 हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जितना दूर जाते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस पे gm/r²। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने लगेगी क्योंकि g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा ना, gm/r² हो जाएगा। तो सरफेस पे हाईएस्ट, उसके बाद घटेगी। तो ये आप मान लीजिए यहाँ पे हैं आप सरफेस के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। तो सरफेस से अंदर जाएंगे तो भी घटेगा, सरफेस से बाहर जाएंगे तो भी घटेगा। मतलब आपने बोला था कि 0 होगा। हाँ, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। ठीक है सर। और सर ये पूछना था कि आपने बताया था कि इक्वेटर पे रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली हाँ। देखिए पोल पे क्या रहता है ना, आप ऐसा समझिए कि पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पोल पे खड़ा है, ठीक है। अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगेगा जब थोड़ा बहुत रेडियस होगा, मतलब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, रेडियस होगा। अब यहाँ पे पोल पे खड़ा है तो उसका रोटेशन, उसको रोटेशन का एहसास ही नहीं हो रहा है, वो पोल पे खड़ा उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। जैसे मैं रोटेट करने लगूं तो जो एक्सिस वाले पॉइंट्स होंगे उनको नहीं रोटेशन का इफेक्ट पता चलेगा, लेकिन जितने एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाएंगे पॉइंट, उन पे रोटेशन का इफेक्ट आएगा। तो ये एक्चुअल एक्सिस पे ही है तो इसको रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं पता चलता। इसको सबसे ज्यादा पता चलता है रोटेशन का इफेक्ट क्योंकि इसकी दूरी सबसे ज्यादा है ना। तो जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते जाएंगे उतना आपको रोटेशन का फील होगा, जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ जाएंगे तो बिल्कुल फील नहीं होगा। इस वजह से पोल पे इक्वेटर पे मास जो है वो उसकी जो वेट है वो कम हो जाएगी क्योंकि इक्वेटर पे जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं g-ओमेगा² r cos² लैम्डा, तो लैम्डा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 0 तो cos लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और ओमेगा² तो इक्वेटर पे इसकी वैल्यू 1 और ओमेगा² तो जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये जो घटने वाला फैक्टर ये बढ़ता जाएगा।
तो जब घटने वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा तो जी इफेक्टिव कम होता जाएगा, तो वेट कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे अर्थ की। ओके सर, ओके, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।